Let us see some concept and formulae related to ray optics. ठीक है, रे ऑप्टिक्स रिलेटेड चीजें हम लोग देखेंगे अभी इसमें। इसमें हम लोग मोस्टली क्या क्या देखने वाले हैं बताओ? स्लैब, प्रिज्म, लेंस, तीन ही जो चीज है। और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो सारे टॉपिक्स को देखना है, फॉर्मूला लिखना है। इसमें से ज़्यादा डिरेवेशंस नहीं आते। डिरेवेशन चाहिए तो यू हैव टू गो फॉर दी वीडियोज अवेलेबल इन द चैनल। सारा चीज़ का डिरेवेशन वहाँ पर अवेलेबल है। चलिए तो हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। पहला हुआ रे ऑप्टिक्स में लाइट और फैक्ट्स रिलेटेड टू लाइट। पहले लिखते हैं फैक्ट्स रिलेटेड टू लाइट। फैक्ट्स रिलेटेड टू लाइट। फैक्ट्स रिलेटेड टू लाइट। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। लाइट इज ए वेव में, और इसका वेलोसिटी फ्री स्पेस में कितना होता है? c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव whose velocity in free space, खुले जगह पे कितना है? इज c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? अच्छा, पॉइंट नंबर 2, इफ और c can be written as f into lambda। फिर f is frequency of light, f is frequency of light। और ये क्या करता है? ये it does not change when light moves from one medium to other। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या डिसाइड करता है? it decides the color। frequency of light which does not change, ये कभी चेंज नहीं होता है अंडर नो कंडीशन। मान लो कि लाइट ज्यादा दूर गया, फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा क्या? नहीं। वाटर से निकल के ग्लास में घुस गया, फ्रीक्वेंसी बदलेगा क्या? नहीं। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कैन नेवर चेंज। एक बार बन गया तो बन गया। ठीक है। अच्छा, लैम्बडा क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, इन any medium velocity of light is less than c velocity v of light। हाँ, velocity of light is less than c in any medium। velocity of light is less than c, मतलब v is always less than c। किसी एक मीडियम में वेलोसिटी लाइट का c से कम होता है, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से कम होता है। c कितना था? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, if v is velocity of light in a medium, then refractive index of the medium, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? इज म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? c/v। बताओ ये क्वांटिटी लेस देन 1 होगा कि मोर देन 1 होगा? c बड़ा है, v छोटा है, इट विल बी मोर देन 1। इट इज ऑलवेज मोर देन 1। तो हम देख रहे हैं कि ये मोर देन 1 हुआ।
अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? c है वेलोसिटी ऑफ लाइट, v है वेलोसिटी ऑफ लाइट, इट इज यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं है। जैसे फॉर ग्लास अब देखोगे, फॉर ग्लास यू विल सी म्यू का वैल्यू होता है 1.5, ठीक है। क्या यूनिट? कोई यूनिट नहीं है। फॉर वाटर म्यू का वैल्यू होता है 4/3, ठीक है। डाटा याद रखने की जरूरत नहीं, सब वैल्यूज खाली 4/3 मतलब 1.33 होता है वेलोसिटी म्यू का वैल्यू। अच्छा, कोई मीडियम को डेंसर मीडियम कब कहते हैं? पॉइंट नंबर 5, इफ v is less or v is small, medium is called a denser medium। जिस मीडियम में लाइट धीरे धीरे जाता है उसको डेंसर मीडियम कहते हैं। इफ v is more, the medium is called rarer medium। आपको कोई पूछेगा ग्लास और एयर को कंपेयर करें तो कौन रेयर मीडियम है, कौन डेंसर मीडियम है? एयर में वेलोसिटी ज्यादा है और ग्लास में कम है, तो हम कहेंगे ग्लास इज डेंसर मीडियम। अच्छा, हम जानते हैं कि म्यू इज इक्वल टू c/v। v एक्सक्यूज मी, किसी डेंसर मीडियम में v कम होता है, v कम होता है तो म्यू ज्यादा होता है। तो अब इसका मतलब ये हुआ म्यू फॉर ए डेंसर मीडियम इज मोर देन म्यू फॉर ए रेयर मीडियम। समझ में आया? डेंसर मीडियम का म्यू रेयर मीडियम का म्यू से ज्यादा होता है। अभी अगर दिया गया है म्यू फॉर ग्लास, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल मैं कहूंगा, अभी अब हम देखें म्यू फॉर ग्लास इज 3/2, म्यू फॉर वाटर इज 4/3। दोनों में से कौन डेंसर मीडियम है? 4/3 मतलब ये 1.5 है और ये 1.33, तो कौन डेंसर मीडियम हुआ? ग्लास इज डेंसर देन वाटर। तो क्या लिखेंगे? मतलब हुआ ग्लास इज डेंसर देन वाटर, क्योंकि उसका म्यू ज्यादा है। समझ में? तो ये हो गया म्यू का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट इज when light moves from one medium to other। सपोज हम कहेंगे ये एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ये एक दूसरा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। सपोज कोई लाइट रे ऐसे जा रहा है, हाँ ठीक है, कोई लाइट रे जा रहा है। जब ये मीडियम में मान लो लाइट का वेलोसिटी है v1, फ्रीक्वेंसी है f1, वेवलेंथ है λ1। ये मीडियम में लाइट का वेलोसिटी है v2, फ्रीक्वेंसी है f2, वेवलेंथ है λ2। ऐसे करके दिया गया है। दोनों मीडियम में वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग दिया गया है। हम जानते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, फिर लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। पहला पॉइंट हुआ फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। फ्रीक्वेंसी बदलता है क्या? नहीं बदलता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट भगवान भी नहीं बदल सकते, कुछ भी करो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को बदल नहीं सकते हो। बट देयर इज वन इफेक्ट कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट, जिसमें फ्रीक्वेंसी बदलता है, वो आपके कोर्स में नहीं है, कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। अच्छा, वेलोसिटी बदलता है क्या? हाँ, अलग अलग मीडियम में वेलोसिटी अलग अलग होता है। तो v1 f1 λ1 में क्या रिलेशन है? v1 इज इक्वल टू f1 इंटू λ1। नहीं, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज का मतलब क्या हुआ? f1 और f2 बराबर है, f1 और f2 बराबर है ना। तो v1 इज इक्वल टू क्या हो गया? v1 इज f1 इंटू λ1, v2 इज f2 इंटू λ2। और हमें मालूम है कि f1 और f2 बराबर है, तो रेशियो कर देंगे v1 बाई v2 इज इक्वल टू क्या होगा? देखो तो f1 f2 तो कट जाएंगे,
क्योंकि दोनों बराबर है। रह गया क्या, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा 2 बाई V2 में लैम्डा 2 को इधर ले आया, V1 को इधर ले आया, इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाई V1। हुआ कि नहीं हुआ, में लैम्डा 2 को इधर ले आया, V1 को इधर ले आया। अच्छा, अगर ये दोनों बराबर है, मैं दोनों तरफ C मल्टीप्लाई करता हूं, मैं लिख सकता हूं C लैम्डा 2 बाई V2 इज इक्वल टू C लैम्डा 1 बाई V1, लिख सकता हूं ना। नाउ व्हाट इज C बाई V2, व्हाट इज C बाई V2, C बाई V होता है म्यू, तो C बाई V2 हो जाएगा म्यू 2, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। C बाई V2 की जगह हम लिख सकते हैं म्यू 2, C बाई V1 की जगह लिख सकते हैं म्यू 1। इसका मतलब क्या बन गया, ये बन गया म्यू 2 लैम्डा 2 इज इक्वल टू म्यू 1 लैम्डा 1। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, आपको याद रखना है। When light passes from one medium to other, the wavelength changes। और कैसा चेंज होता है, रिलेशन क्या है, रिलेशन इज म्यू 1 इंटू लैम्डा 1 इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू लैम्डा 2। बोलेंगे ये था, इस मीडियम से उस मीडियम में गया, क्या होगा वेवलेंथ बताओ, समझ में आ रहा है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, एग्जाम्पलरी क्वेश्चन। लाइट ऑफ वेवलेंथ 18,000 Armstrong moves from air to glass, जबकि ग्लास का मालूम है कितना है 1.5। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, wavelength of light in glass, है ना। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, दिया है म्यू फॉर ग्लास कितना दिया है 1.5, वो क्या होता है C बाई V होता है ना। V इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, हमें निकालना है ग्लास के अंदर। C क्या था, वेलोसिटी इन फ्री स्पेस। V क्या है, वेलोसिटी ने मीडियम, किसी मीडियम में वेलोसिटी को हम V लिख रहे हैं, फ्री स्पेस में वेलोसिटी को हम C लिख रहे हैं। तो मीडियम में वेलोसिटी हो गया V और फ्री स्पेस में हो गया C। C का वैल्यू तो हमें मालूम है, चलो यहाँ से हम पता कर लेते हैं कि V कितना होगा। V हो जाएगा C बाई 1.5 और C का वैल्यू कितना दिया है, C है मालूम है आपको, C का वैल्यू 3 इंटू 10 पावर 8 बाई 1.5 कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो किसी भी मीडियम का म्यू दिया रहेगा तो हम वेलोसिटी ऑफ लाइट उसमें पता कर सकते हैं। फिर पूछा है वेवलेंथ, ये बीट नंबर 1 था। बीट नंबर 2 है क्या, अब दिया है कि लाइट क्या हो रहा है, एयर से जा रहा है, एयर से जा रहा है किसी ग्लास मीडियम में। ये ग्लास का है, ये एयर का है, इधर वेवलेंथ दिया हुआ है, इधर वेवलेंथ पूछा गया है। क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, वेवलेंथ वाला फॉर्मूला, म्यू 1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू म्यू 2 लैम्डा 2, है कि नहीं। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर फॉर्मूला बताओ, म्यू इंटू म्यू ऑफ एयर इंटू लैम्डा 1 नहीं इज इक्वल टू म्यू ऑफ ग्लास इंटू लैम्डा 2। म्यू ऑफ एयर कितना होता है, एयर में वेलोसिटी कितना है C, तो म्यू क्या होता है C बाई V, V का वैल्यू भी है C बाई C क्या हो गया 1। म्यू फॉर एयर इज 1। लैम्डा कितना है, लैम्डा इज 18,000 दिया है, 18,000 आर्मस्ट्रॉन्ग, दैट इज इक्वल म्यू फॉर ग्लास 1.5 लैम्डा 2, वही तो पता करना। क्या यहाँ से हम लैम्डा 2 पता कर सकते हैं, देख लो, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा 2 आउट ऑफ इट। लैम्डा 2 निकाल सकते हैं ना इसमें से, we can find out the value of lambda 2 out of it। lambda 2 कितना हो जाएगा देखो 18,000 by 1.5, it is 18,000 by 1.5 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये 3/2 होता है, 1.5 is 3/2, 3 रहेगा नीचे 2 रहेगा ऊपर, 18,000 into 2 हो जाएगा 36,000 by 3 हो गया 12,000 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो क्या देखें हम, जब कोई डेंसर मीडियम में जा रहा है वेवलेंथ घट रहा है, घट रहा है कि नहीं घट रहा है, एज इट इज एंटरिंग टू ग्लास यू सी द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ इज डिक्रीजिंग। ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना।
ठीक है। अच्छा, ये सारा चीज हम लोग समझ गए। आगे बढ़ते हैं अबाउट रिफ्रैक्शन। क्या क्या ये रिफ्रैक्शन? इट इज बेंडिंग ऑफ light, bending of light at boundary between two different mediums is called refraction. Refraction क्या हो गया? Bending of light, ठीक है। जैसे मान लो कि ये एक कोई मीडियम है μ1, ये दूसरा मीडियम है μ2। कोई लाइट रे अगर ऐसे आएगा बेंड लाइक दिस, बेंड हो गया, सीधा नहीं गया, तो दैट इज कॉल्ड बेंडिंग ऑफ लाइट। और यहाँ पे आपका ये जो एंगल होता है, ये एंगल को क्या कहते हैं? दिस एंगल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग एंगल, ठीक है। हम लोग डेफिनेशन लॉन्ग क्वेश्चन डेरिवेशन नहीं लिख रहे हैं, 35 मार्क वाला क्वेश्चन को कवर करने के लिए कर रहे हैं, तो हम पॉइंट वाइज खाली लिख देंगे सारा चीजों। अगर ये एंगल μ1 है, ये μ2, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, μ2 है, r है, I है। I क्या हो गया? क्या कहते हैं इसको? इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। r क्या है? रिफ्रैक्टिव एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ऐसे बोल सकते हो। एंगल ऑफ इंसिडेंट एक जैसा याद रखने से या आसान रहता है याद करना। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या रिलेशन है दोनों के बीच में? द रिलेशन इज गिवन बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है कि μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R, ये याद रखना। μ1 इंटू साइन ऑफ दिस एंगल इक्वल μ2 ऑफ साइन ऑफ दिस एंगल। समझ में आया क्या? ये हो गया स्नेल्स लॉ। तो फॉर्मूला याद रखना है, μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R। वो आपको μ1 μ2 देंगे, I देंगे, R पूछेंगे तो आप निकाल सकते हो, है ना। अच्छा, दूसरा हुआ while moving from a denser medium or a rarer medium to a denser medium, the ray bends towards normal, समझ में? नॉर्मल मतलब ये जो लाइन है इसको कहते हैं नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये परपेंडिकुलर लाइन, जिस पॉइंट में ये रे गिर रहा है उस पॉइंट में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। परपेंडिकुलर किसको? बाउंड्री को परपेंडिकुलर, तो इसको आप कहोगे नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली while moving from a denser medium to a rarer medium, क्या होगा? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? while moving from a denser medium to a rarer medium, ध्यान रखना, रेयर मीडियम, ठीक है। the ray bends away from normal, ray bends away from normal। मतलब सपोज हम कहेंगे यहाँ पर एक मीडियम है μ1, एक मीडियम है μ2। कोई लाइट रे ए से आया, अगर ये वाला जो मीडियम 2 है ये डेंसर मीडियम है, ये मीडियम 1 है, ये रेयर मीडियम है, तो μ2 ज्यादा है कि μ1 ज्यादा है? डेंसर मीडियम में म्यू ज्यादा होता है, रेयर मीडियम में म्यू कम होता है, तो आप कहोगे μ2 इज मोर देन μ1। तो ऐसा केस में ये अगर नॉर्मल हुआ एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस
तो हम क्या कहेंगे, ये अगर नॉर्मल हो गया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तो ये रे क्या होगा, अब कहाँ जा रहा है, ये रेयर से डेंसर में जा रहा है। दैट मीन द रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो मतलब सीधा नहीं जाएगा, तो ऐसा जाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं, वो ऐसा चले जाएगा। समझ में आया, द रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया। कब, व्हेन mu2 इज मोर देन mu1। समझ में आ रहा है क्या, mu2 इज मोर देन mu1, तो ऐसे होगा। अगर mu2 इज लेस देन mu1, ये सारा चीज को मैं दोबारा ड्रॉ करना चाहूंगा। अगर ये सारा चीज को मैं दोबारा ड्रॉ करता हूं, ये देखो, सपोज हम कहेंगे mu2 मोर देन mu1 था, तो ये थोड़ा क्लियरली लिखते हैं ताकि बच्चों को दिखे। ये mu2 इज मोर देन mu1, तो ये इधर को आ गया, टुवर्ड्स द नॉर्मल आ गया। I छोटा है, I बड़ा है, R छोटा है, क्या मिला, एंगल I इज ग्रेटर देन R। इस केस में सपोज उल्टा कर देते हैं, हम कहेंगे कि द रे इज गोइंग फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, मतलब mu2 इज लेस देन mu1। तो mu अगर लेस देन mu1 हो गया, mu2 इज लेस देन mu1 हो गया, तो रे कैसे जाएगा, इट विल नॉट गो टुवर्ड्स द नॉर्मल, सीधा जाता तो ऐसे जाता। पहला केस में ये इधर को बेंड हो गया था क्योंकि ये डेंसर मीडियम था, अब ये रेयर मीडियम है, तो क्या हो जाएगा, द रे विल बेंड लाइक दिस, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ में आ रहा है, रे इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जाना चाहता था ऐसे, मीडियम आ गया तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बढ़ गया। हाँ, अगर ये बात है तो बताओ इस केस में फिर इट इज मूविंग फ्रॉम ए डेंसर टू ए रेयर मीडियम, क्या ज्यादा है, I ज्यादा है कि R ज्यादा है, देखो तो I इज दिस, नाउ R इज दिस, व्हाट इज मोर, R इज मोर देन, ये सब 1 मार्क वाले क्वेश्चन है। व्हेन ए रे मूव्स फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू ए डेंसर मीडियम, इंसिडेंट एंगल इज मोर और रिफ्रैक्टिंग एंगल इज मोर। आप कहोगे रेयर से डेंसर में जा रहा है तो इंसिडेंट एंगल इज मोर, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है तो रिफ्रैक्टिंग एंगल इज मोर। समझ में आ रहा है, ये हो गया चीजें। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, नहीं? अच्छा, तो ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूं, कैसा है, सपोज हियर इज ए मीडियम विथ mu इज इक्वल टू √2 और दिस इज एयर, मतलब mu इज इक्वल टू 1। सपोज कोई रे यहाँ पे ऐसे गिर रहा है, ठीक है, ये ऐसे गिर रहा है, दिया है कि ये एंगल 60 डिग्री है। इन फिगर शोन फाइंड इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये फिगर में ऐसे पूछा गया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बताओ और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताओ, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको बताना है। पहले बताओ कि ये जो रे हम देख रहे हैं, दैट रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सोचो और बताओ, इट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू दिस मीडियम, कोई एक मीडियम है जिसका वैल्यू एयर का 1 होता है, इसका √2 है, म्यू इसका ज्यादा है, मतलब ये डेंसर मीडियम है कि रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम में द रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नो, डेंसर मीडियम में इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। तो याद रखो, द रे विल बेंड लाइक दिस। तो आपको क्या पूछा गया, बताओ इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल। इंसिडेंट एंगल कितना है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, है कि नहीं। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या एंगल है, मैं थोड़ा फिगर में बदल देता हूँ। सपोज आई से दिस एंगल इज, ओके, जस्ट ए मिनट, आई चेंज दिस वैल्यू। से दिया है फिगर में, ये एंगल दिया है 60 डिग्री, दिया ये एंगल दिया 60 डिग्री। पूछा इंसिडेंट एंगल बताओ और रिफ्रैक्टिंग एंगल बताओ। क्या आप रिफ्रैक्टिंग एंगल बता सकते हो, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो क्या पर क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टिंग एंगल, R क्या है, R तो ये एंगल है,
कितना होगा 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30। आर मिल गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल गया। इंसिडेंट एंगल पूछा है आई मालूम नहीं है, कितना है पता करना है। आई मालूम नहीं है और पता करना है, कैसे पता करेंगे? नाउ यू नो म्यू ऑफ एयर इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू ऑफ ग्लास और म्यू ऑफ द मीडियम, है ना, म्यू ऑफ द मीडियम इंटू साइन आर। इस एंगल का म्यू कितना है 1, साइन आई मालूम नहीं है आई कितना है, म्यू ऑफ द मीडियम कितना है √2, साइन आर कितना है, साइन आर इज साइन 30। समझ में आया क्या? इज इट अंडरस्टूड? साइन 30 का वैल्यू कितना होता है वो तो सबको मालूम है, कितना होता है 1/2। अगर इसको हम 1/2 लिखते हैं तो मिलेगा साइन आई इज इक्वल टू √2 इंटू 1/2, कितना हो गया ये 1/√2। साइन आई अगर 1/√2 है तो फिर क्या मिला आई का वैल्यू, आई कितना होने से साइन आई विल बी 1/√2, आई इज 25 खत्म। समझ में आ रहा है? सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ का यूज हम लोग अभी देख लिए। देख लो, मैं ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, सीधे सीधे फॉर्मूले के ऊपर जो क्वेश्चन सारे वही दे रहा हूँ। अब आप आसानी से ग्राफ कर लोगे तो आपके लिए आसान है, एकदम प्रैक्टिस नहीं होगा तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा ही होगा। क्लियर? समझ में आ गया सबको? तो लेट अस सी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन रिफ्रैक्शन चैप्टर। जो चीजें रेयरली आते हैं उसको मैं वैल्यूज नहीं दे रहा हूँ अभी, लाइक रिफ्रैक्शन इन स्लैब, लेटरल शिफ्ट, लॉन्गिट्यूडिनल शिफ्ट, वो बहुत ही रेयरली आते हैं। तो कीपिंग दैट इन माइंड, जो लोग जो चीजें ज्यादा आते हैं उनको ऊपर ध्यान देते हैं। लेट अस सी व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। सी, ये हमारा लाइट वेलोसिटी भी था सी ना, ये जो सी है ये कैपिटल सी है, ठीक है, डोंट कंफ्यूज। ये दिस इज व्हाट इज कैपिटल सी। रिफ्रैक्टिव क्रिटिकल एंगल को कैपिटल सी लिखते हैं। क्या है ये क्रिटिकल एंगल, थोड़ा इसको समझेंगे फिर देखेंगे। अच्छा, सोचो कि यहाँ पे ये कोई एक डेंसर मीडियम है। कौन सा मीडियम है? ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, ये डेंसर मीडियम है और ये एयर है। सपोज ये एयर कीजिए रेयर मीडियम। अब मान लो कि यहाँ पर कोई एक सोर्स ऑफ लाइट है जो ग्लो कर रहा है। यहाँ से अगर वो लाइट रे आके ऐसे गिरेगा तो आप देखोगे कि द रे विच विल बी कमिंग आउट टू द रेयर मीडियम वो कैसे दिखेगा। कैसे दिखेगा? हम जानते हैं कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट विल बेंड लाइक दिस। तो क्या देखें हम, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर छोटा हो गया, और क्या मिल रहा है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा हो गया, क्योंकि इधर से जा रहा है तो इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं आई का वैल्यू बढ़ाता हूँ, आई का वैल्यू कैसे बढ़ाऊंगा? जो लाइट रे यहाँ पे आ रहा था, अगर वो लाइट रे अब यहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो आई का वैल्यू बढ़ गया। आई का वैल्यू बढ़ जाएगा तो फिर आर का वैल्यू भी बढ़ेगा और आर का वैल्यू ज्यादा बढ़ेगा। आई को बढ़ाते जाएंगे, आर बढ़ते जाएगा, लेकिन आर ज्यादा है तो आई और आर में से 90 डिग्री पे पहले कौन पहुंचेगा? आई तो आर से छोटा है ना, तो पहले आर पहुंचेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, when light is moving from a denser medium to a rarer medium, एयर है मतलब ये क्या है, this is what is a rarer medium। थोड़ा लिख देते हैं to avoid confusion of my people, तो थोड़ा मैं इसको बढ़िया से लिख देता हूं तो आपको समझ में आएगा। ये है आपका rarer medium। हम बात कर रहे हैं, कहानी उस समय की है जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए। When light moves from denser medium to rarer medium, some interesting phenomena takes place। हम उसके बारे में बात करें। तब वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा था, हम देखे कि ये एंगल छोटा था, एंगल बड़ा था, और इधर लिए तो ये एंगल और बड़ा हो गया, तो ये एंगल और भी बड़ा हो गया। तो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा जिसके चलते सपोज ये लाइट को हम दिखा रहे हैं, ये लाइट, हाँ, ये पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा, उसके चलते क्या होगा कि जो लाइट रे होगा वो ऐसे चले जाएगा। ठीक है, the light ray will go like this, थोड़ा सा
दोबारा बनाता हूँ, लाइट रे विल गो लाइक दिस। ये लाइट रे धीरे धीरे बेंड करा और ऐसे चला गया। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है डेंसर मीडियम में, उसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, डेफिनेशन लिख देता हूं, डेफिनेशन लिख देता हूं। when light moves from a rarer medium to denser medium to rarer medium, when light moves from, वो बोलेंगे डिफाइन क्रिटिकल एंगल, moves from denser to rarer medium। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, you have to remember this is a very important part, इसको मिस मत करना। denser to rarer medium, the angle of incidence, the angle of incidence in denser medium for which the angle of refraction, कौन सा मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है, रेरर मीडियम में कि डेंसर मीडियम में, रेरर मीडियम में आ रहा है। कितना हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, 90 डिग्री हुआ है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन, फॉर व्हिच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेरर मीडियम, थोड़ा जगह की कमी है तो इसको थोड़ा बढ़िया से बना लेते हैं, थोड़ा जरा स्क्वीज, हाँ ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेरर मीडियम is 90 degree, is called critical angle। दोबारा बोल देता हूं, when light moves from a denser to rarer medium, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम से जा रहा है, the angle of incidence in denser medium, the angle of incidence in denser medium for which the angle of refraction in rarer medium is 90 degree, that angle is called critical angle C। समझ में आया? C क्या है समझ में आया? That means if light is incident at an angle C, at an angle C, then in the denser medium, तो जो रिफ्लेक्टिंग लाइट होगा वो ऐसे चले जाए। समझ में आया? अच्छा, चीज को थोड़ा सा दोबारा समझा के लिखते हैं। When angle of incidence in denser medium is C, the light does not emerge out to, light does not emerge out to the rarer medium। देखो तो ये हो गया आपका डेंसर मीडियम, ये हो गया आपका रेरर मीडियम। क्या बोल रहे हैं, अगर लाइट क्रिटिकल एंगल में इंसिडेंस होता है, मतलब दिस एंगल इज क्रिटिकल एंगल, इंसिडेंट एंगल क्या हो गया क्रिटिकल एंगल, तो रिफ्रैक्टिंग एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। मतलब ये अगर रेरर मीडियम का म्यू है और ये अगर डेंसर मीडियम का म्यू है, तो आप जानते हो कि म्यू डी इज मोर देन म्यू आर, क्योंकि डेंसर मीडियम का म्यू रेरर मीडियम का म्यू से ज्यादा होता है। अच्छा, तो अगर हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो क्या लिखेंगे इस मीडियम का म्यू डी इंटू साइन सी, म्यू फॉर द डेंसर मीडियम इंटू साइन सी इज इक्वल टू म्यू फॉर द रेरर मीडियम इंटू साइन 90। और आपको तो मालूम है कि साइन 90 1 होता है। When sin 90 is 1, what you find? You find sin C is equal to mu for the rarer medium by mu for the denser medium। तो sin C का फॉर्मूला निकल गया, mu for the rarer medium। mu r क्या? mu r is mu for the rarer medium। ठीक है, mu is mu for the
rarer medium by mu for the denser medium। ठीक है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा मैं यहाँ पे टॉपिक वाइज लिखूंगा तो शायद आपको डेफिनेशन भी मिल जाएगा। व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्या इसको हम लोग प्यार से TIR लिखते हैं। डेफिनेशन क्या है? व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम denser medium to rarer medium and when light moving from denser medium to rarer medium and the angle of incidence in denser medium is more than critical angle, the light ray reflects, totally reflects, पूरा का पूरा लाइट रे रिफ्लेक्ट कर जाता है, टोटली रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द बाउंड्री बिटवीन द two mediums this phenomenon is called total internal रिफ्लेक्शन। ये याद रखना, डेफिनेशन पूछेंगे व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर आपको पूछा तो आपको क्या बताना है? When light moves from denser medium to rarer medium and the angle of incidence in denser medium is more than critical angle, then light ray totally reflects from the boundary between the two mediums. This phenomenon is called total internal reflection। क्या कहता है? मतलब ये है कि अगर हम कहेंगे कि ये है कोई एक डेंसर मीडियम, ये है रेरर मीडियम, और यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई लाइट रे आके ऐसे गिरा तो फिर आप क्या कहोगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल कर रहा है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। ये एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। बोल रहा है कि ये जो एंगल है वो C से ज्यादा है, C से कम होता था तो ये इधर निकल जाता था, C बराबर होता था तो ये ऐसे चले जाता था, C से ज्यादा है तो आपको क्या मिलेगा? ये रे पूरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे करके ऐसे आएगा, मतलब दिस विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ I एंगल विल बी इक्वल टू R एंगल। कब होता है? जब कोई डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम की जाने की कोशिश में एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल, द रे विल रिफ्लेक्ट बैक टू द डेंसर मीडियम। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनली हो रहा है, टोटली रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए टोटल इंटरनल, और रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो याद रहे TIR में जो R है वो रिफ्रैक्शन नहीं है, जबकि रिफ्रैक्शन चैप्टर में है, ये रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो ऐसा कब होता है? व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, नहीं तो नहीं होगा। इसमें अगर आपको पूछा जाएगा C का वैल्यू क्या है
यहाँ पर c का वैल्यू मालूम है, इट इज sin c इज इक्वल टू म्यू फॉर द रेयर मीडियम बाय म्यू फॉर द डेंसर मीडियम। और इसकी एग्जाम्पल में क्या आता है, एग्जाम्पल में आता है आपका मिराज। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मिराज इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। मरीचिका आप लोग जानते हो, है ना, धूप में जाते हैं, डेजर्ट में जाते हैं, दूध में पानी होता हुआ नजर आ रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दूसरा हुआ डैजलिंग ऑफ डायमंड्स। डैजलिंग ऑफ डायमंड, डायमंड जो झलकता है वो भी इसके लिए है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। तीसरा हुआ कम्युनिकेशन में भी ये कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। यूजिंग कम्युनिकेशन में जब हम ऑप्टिकल फाइबर्स यूज करते हैं तो भी हम ये TIR वाला कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, याद रखना। ऑप्टिकल फाइबर में एक थ्रेड सा होता है और एक मान लो कि सोचो कि एक पर्टिकुलर मटेरियल का फाइबर होता है, इसके अंदर अगर लाइट को डालेंगे ना वो रिफ्लेक्ट करते हुए निकल के आ जाएगा। अदरवाइज तो लाइट तो स्ट्रेट लाइन में जाता है ना, सीधे चले जाता है, लेकिन ये पाइप के अंदर से दे दिए तो इधर से निकल जाएगा। इज कॉल्ड ऑप्टिकल फाइबर। इसमें कोई भी लाइट बाहर नहीं जा रहा है, सारा का सारा लाइट अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो फेनोमेनन इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये जो थ्रेड है, ऑप्टिकल फाइबर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो वैल्यू है √2 या √2 से ज्यादा होना जरूरी है। और √2 से ज्यादा होगा तो ये ऐसे आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये एग्जांपल्स हो गए, समझ में आया? यस यस। नाउ लेट अस सी किस किस्म की क्वेश्चंस आते हैं इसमें। क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, फॉर ग्लास एंड एयर इंटरफेस what is critical angle। ठीक है, ग्लास एयर इंटरफेस में क्रिटिकल एंगल कितना है, ऐसे करके पूछ लेंगे आपको। तो मान लो कि एयर है और ये ग्लास है, तो क्रिटिकल एंगल वाला फेनोमेनन कब आता है? जब लाइट रे एयर से ग्लास में जाता है कि ग्लास से एयर में जाता है? डेंसर से रेयर में जाता है। मतलब लाइट रे कहां से कहां जा रहा है? इट इज मूविंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, ग्लास टू एयर जाएगा, तभी जाके ये TIR करेगा। हमें तो क्रिटिकल एंगल पूछा गया है, मतलब हमें निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C का वैल्यू निकालने के लिए ये एंगल C है, कैसे निकालेंगे? हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है। क्या है फॉर्मूला? sin C is equal to mu for the rarer medium by mu for the denser medium। हाँ, डेंसर मीडियम ग्लास का दिया रहेगा, सपोज म्यू दिया है 1.5, तो क्या कहेंगे? sin C is equal to एयर के लिए म्यू कितना होता है? 1 होता है, 1/3/2 is 2/3, और C is sin इनवर्स ऑफ 2/3। ऐसे छोड़ दो, you will get full credit। जिसका वैल्यू होता है 42 डिग्री, याद है तो लिख लेना। ठीक है, दोनों का अगर म्यू का वैल्यू दिया रहेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हो व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और कभी कभार ऐसा क्वेश्चन में ना दिया है, म्यू का वैल्यू दिया है, कोई ग्लास दिया है, म्यू का वैल्यू दे दिया है सपोज √2, तो ठीक है, आप डालो यहाँ पे 3/2 की जगह क्या डालोगे? 3/2 की जगह डालोगे √2, है ना। तो अगर 3/2 की जगह √2 डाल दी तो सोचो sin C इज 1/√2, तो C कितना हो गया? 45 डिग्री। ये डाटा ज्यादा एक्यूरेट है, ये डाटा ज्यादा फिजिबल है आने का, ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं। तो TIR कब होता है? व्हेन रे मूव्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? C होता है। क्या होता है वो? बाय डेफिनेशन इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर व्हिच नो रे इमर्जेस आउट टू द रेयर मीडियम, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। तो व्हेन लाइट इज इंसिडेंट एट क्रिटिकल एंगल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, ये याद रखना। और sin C है क्रिटिकल एंगल, तो कैसे निकालते हैं? म्यू फॉर द रेयर मीडियम बाय म्यू फॉर द डेंसर मीडियम। बस इतना याद रखो और मजे लो। छोटे छोटे चैप्टर है भाई, ज्यादा कुछ है नहीं,
Okay, enjoy. We shall go for the next article now.